क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 9 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम का चैनल जो फ्री वाला है हमारा है, उसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी के पेड ग्रुप्स चालू है। 2023 का भी फाउंडेशनल ग्रुप हम लोग चालू करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 टेट एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, लेकिन इन सब आगे मतलब विस्तार से पढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि बीपीएससी का जो 67th वाला जो अभी एग्ज़ाम हुआ, ठीक, एग्ज़ाम हुआ उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। तो इसके दो पहलू हैं। एक तरीके से अच्छा हुआ, जो गड़बड़ी होने वाली थी, जिन लोगों ने पैसे दे के जो है गड़बड़ी कर रहे थे, वो लोग फंस गए। ठीक है, अब जांच होगी, जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं होगा। वैसे तो कड़ी जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग को बिल्कुल मतलब क्या हक है इन लोगों को जो है स्टूडेंट्स के जिंदगी से, उनके परिवारों की जिंदगी से, उनके फ्यूचर भविष्य से खेलने के लिए, मतलब क्या हक, किसने हक दिया है कि ये लोग खिलवाड़ कर सकें। ठीक, तो अच्छाई ये है कि भाई ये पकड़ गए और जो है अब इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो। इसके लिए इंश्योर ये करना है कि आप लोग भी थोड़ा इसको ट्रेंड करें, थोड़ा सा जो है जाके सोशल मीडिया के माध्यम पे जो भी चैनल आपको से लगता है कि जो है इसमें पार्टिसिपेट, तो आप इस पे आवाज़ जरूर उठाते रहें, ताकि सरकार, आप देखिए ये वाला एग्ज़ाम कितनी बार टला और उसके बावजूद भी जो पेपर कराया, तो ये व्यवस्था थी, मतलब पूरी व्यवस्था करी गई थी कि जो लोग मतलब जिनका धांधली से होना उन्हीं का हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ है। अभी आपका देखो ये हरियाणा में शायद मेरे ख्याल से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उधर कर्नाटका में पुलिस वाला कोई केस था उसमें कैंसिल हुआ। ठीक, राजस्थान में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और इधर बीपीएससी हो गया। झारखंड भाई साहब बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस का पेपर अभी होने वाला है 12 जून को। दिक्कत ये नहीं है कि आपको ये लगा अरे यार बीपीएससी में हुआ यार, ये तो बेकार है ये तो, और अरे कर्नाटका में हुआ, अरे ये तो हरियाणा में हुआ, ये तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये आप अगर छात्र हैं तो आपके साथ भी हो सकता है। तो सारे छात्रों को एकजुट होना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो जो ऑनेस्ट छात्र हैं, ऑनेस्ट छात्र ज़्यादा संख्या में है, और वो इसीलिए उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोग धांधली, जो लोग करप्ट हैं, वो लोग जो है पैसा देके काम करा रहे हैं। थोड़ा सा ये नहीं कह रहा हूं कि आप धरने पे पूरे टाइम बैठे रहो, लेकिन जब भी आप कहीं सोशल मीडिया पे, मास मीडिया पे कहीं बैठते हो, तो वहां पर जरूर जो है बात जागरूकता वाली जरूर करनी चाहिए। उन लोगों को लगना चाहिए कि जो युवा होता है ना, वो युवा कभी भी वायु में बदल सकता है। इसका उल्टा करोगे तो वायु हो जाता है, अगर हिंदी में लिखोगे। ठीक, और ये वायु अगर मध्यम चले तो ठीक है, अगर तेज चलने लगी ना तो आंधी बन जाती है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। और अपने जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल वो भी रखिए, कि मतलब पॉलिटिकल मतलब ये है कि अपने अधिकारों की सुरक्षा तो कर सको, ठीक है ना। तो कई लोग का जो है यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ हुई है कि जो है बच्चों का नुकसान हुआ, लेकिन अब इसको किस तरीके से वो लोग एक्शन लेंगे, ये अब डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उस पर जोर डालते हैं। ठीक, पहला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित। डोमेस्टिक जो एलपीजी सिलेंडर आता है 14.2 kg वाला, एक कमर्शियल होता है वो 18 kg वाला होता है, 18-19 kg का होता है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उस अभी क्या डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। दाम कौन बढ़ाता है भाई साहब? जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जैसे कि विपणन, आपका आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे अब जो रेट है चेन्नई में तो 1000 के ऊपर चला गया है। और आपका कमर्शियल वाले पे भी 19 kg वाला, सॉरी, जो है कमर्शियल वाला भी 100 रुपए के ऊपर यहाँ पर उसके भी बढ़ा दिए गए हैं 1 मई से। तो लगातार बढ़ रहे हैं एलपीजी का। अच्छा ये बताइए कि इसमें किस किस से मिलके जो है ये बनता है, और जो इस पे एक स्मेल आती है, ठीक, वो केमिकल कौन सा होता है? ठीक, मरकैप्टन करके होता है। तो वो कौन सा कैप्टन होता है? एलपीजी किस जो है उससे बनता है? ब्यूटेन से है, आपका किस से है? ठीक है, ये चीज़ बताइएगा। मतलब साइंस भी थोड़ा देखते चलो, वो एवरीडे साइंस जरूर पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और मेन रीज़न वही है, यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो एलपीजी भी बढ़ रहा है। और ऑलरेडी जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है। और अब देखो जो है घर में खाना पकाने को भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा ही रहा तो लोग जो है फिर से जो है जंगलों में जाके लकड़ी उकड़ी ला के जो है फिर से बनाएंगे। अच्छा, क्रूड, अब देखो
ये तो हुआ एक वाली बात, ठीक। लेकिन जो अपना तरीका है जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन हम कर पाते हैं वो ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज भी बताना चाहिए। अब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल दो तरीके का होता है, एक होता है स्वीट, एक होता है सौर, ठीक। तो सौर और स्वीट को ये कौन निर्धारित करता है? सल्फर। तो आप लोग को मैंने ये चीज़ तो बताई, लेकिन आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ कि सल्फर ज़्यादा होने पर स्वीट होता है कि सौर होता है, ठीक। और सल्फर और स्वीट में और सौर में, क्रूड ऑयल में सबसे बड़ा जो है रिजर्व किस किस कंट्री पास है? ऑब्वियस सी बात है, दो कंट्रियां होंगी, ठीक। चलो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ। स्वीट और सौर जो दो कंट्रीज हैं वो है आपकी सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। लेकिन कौन सी स्वीट पे, कौन सी सौर पे, ये तो आप लोग को कमेंट करके बताना होगा। थोड़ा हम बढ़ेंगे आगे, थोड़ा आपको लेकिन साथ में लेकर चलेंगे, यही कलेक्टिव स्टडी है, ठीक। ये नहीं कि हम बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ हम ही बताते आ रहे हैं, स्पून फीडिंग करते आ रहे हैं, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं दे रहे हो, तो ये इससे मोटिवेशन नहीं आता है, इससे आपका भी कुछ भला नहीं होगा। तो इस तरीके की गाइडेंस मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है। अगला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में देखो दो हाई कोर्ट के जो जज थे, एक थे आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट और दूसरे गुजरात हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, ठीक। कौन कौन है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के थे सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के थे आपके जमशेद बुरजोर पारदीवाला, ठीक। तो इन दोनों को अब उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो स्ट्रेंथ है 34 जजेस की, अब ये फुल हो गई है। तो आप लोग से कमेंट करके ये क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि 34 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं कि 34 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक। तो ये, और ये नंबर जो है घटाने बढ़ाने का अधिकार क्या प्रेसिडेंट को होता है कि सीजीआई को ही होता है कि आपका संसद को होता है, पार्लियामेंट को होता है? दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब पेपर पास में आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो मैं रोज शेड्यूल देता हूँ उसके हिसाब से आपको अब जो है आंसर करना पड़ेगा, ठीक। करवाना है मुझे आपसे, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट है ये भाई साहब, इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में किया गया? 124 सब क्लॉज 2 और 217। 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए, और 217 आपका हाई कोर्ट के लिए। कौन करता है? जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी कॉलेजियम जो शब्द है, जो मतलब एक तरीका है अब इस समय कि भैया चीफ जस्टिस और उनके कुछ जो जजेस मिलकर जो है जो नाम देते हैं कॉलेजियम वाले, उसी नाम को ही जो है प्रेसिडेंट को जो है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट मतलब वो देनी होती है, नोट। ऐसा कॉलेजियम शब्द कहीं पे भी संविधान में नहीं है। वो तो 3 केसेस हुए तो उसमें जो है इंटरप्रेट करते करते, और ये था कि भैया एग्जीक्यूटिव और जो है सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी और लेजिस्लेचर को अलग अलग होना चाहिए। तो जुडिशरी ये चाह रहा है कि अगर आप लोग नियुक्ति करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे जजेस की, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाएगा, तो हम खुद ही नियुक्त करेंगे। तो ये कॉलेजियम शब्द लेकिन संविधान में नहीं है, कई बार बता रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले। संविधान में क्या है? संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट महोदया जो है उनके पास ये शक्ति है कि वो नियुक्ति कर सकते हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले उनको परामर्श यानी कि कंसल्टेशन करना होगा जो है कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हो और हाई कोर्ट के हो स्टेट्स में, जैसा कि प्रेसिडेंट नेसेसरी समझें। ये चीज लिखी है हमारे संविधान में, ठीक। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के जरिए अभी अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, ठीक, तो उसमें कई सारे किंगडम, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया। ये कंट्री है, ये यूके का पार्ट है, ध्यान रखना, ये सब यूके का पार्ट है, ये कंट्री अलग है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है कि एक यूके यूनियनिस्ट करके एक जो पार्टी थी उसको जो है आपका यहाँ पर आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी ने हराया है। कई मतलब दशकों से यहाँ पे मोनोपोली थी यूके यूनियंस की। बस इतना यहाँ पे बताया गया। मेन चीज़ यहाँ पर मेरा आपको ये टॉपिक लेने का था कि ये जो है अलग अलग है और आयरिश थी, ठीक, और जो ज्योग्राफी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक। स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, सब यूनाइटेड किंगडम के पार्ट है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है, ठीक। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी, ला नीना और एल नीनो, ठीक। एल नीनो जब आता है तो मतलब ज़्यादातर जो मॉनसून है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून वो जो है ठप हो जाता है। वहीं ला नीना आता है तो हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो बढ़िया चलता है, ठीक, नॉर्मली, ठीक है ना। ऐसा देखा गया, ऐसा पैटर्न है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है, जो रिवर्सल है,
वो 3 साल का होता है। ठीक, तो 3 साल ये रहता है, 3 साल के बाद ये आ जाता है, ऐसा नॉर्मली होता है। ठीक, कभी कभार इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। इस बार जो मतलब ला नीना, जिसको हमारे मौसम विभाग वाले और सब लोग फ्रेंड मानते हैं इंडिया के लिए, उसने क्या किया, जो हीट वेव आ रही है ना लगातार, ये ला नीना की वजह से आ रही हैं। ज़्यादा इसमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं। अभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि भैया व्हाट इज द, अगर एक कारण पूछा है तो ये है। साथ ही दूसरा कारण क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ है, ला नीना की वजह से। ये एक्चुअली ला नीना को पीक हो जाना चाहिए था, मतलब कि ये ठंडा रखता है प्रशांत महासागर का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट प्रशांत महासागर का बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट, तो ये पेरू चिली के पास में, तो यहाँ पर ये पानी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो पानी ठंडा होने, ओशियन करंट ठंडे होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, यानी कि हवा का जो दबाव है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पे होता है गर्म पानी, ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में, और इधर जाके इंडिया आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हाई प्रेशर या लो प्रेशर, तो मैंने आप लोग हमेशा बताया कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ब्लो करती है। ठीक, तो ये विंड या इधर की तरफ चलने लगी। ठीक, ये चलते चलते क्या है, इक्वेटर को पार करती है। इक्वेटर को पार करने के बाद क्या है, ठीक, कि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगता है और ये रिवर्सल हो जाता है मेडागास्कर के पास में। ठीक, और ये साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है। मतलब पहले तो ये जो है यहाँ आते थे, फिर ये राइट कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो आपको मालूम है कि उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ टिल्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ से राइट की तरफ टिल्ट हो जाता है और साउथ वेस्ट मानसून इंडिया पे आके ऐसे टकराता है। ठीक, तो ये फिनोमिनन रहता है। तो ज़्यादातर हमारे लिए साउथ वेस्ट मानसून बढ़िया रहता है। लेकिन सर्दियों में ये अभी जो है ला नीना को जो है अभी 3 साल पूरे होते, तो अब ना ये ठंडा पानी का जो था वो पीक हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे धीरे धीरे अब ये गर्म पानी होना स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो गर्म पानी होता है ये धीरे धीरे चलते थे यहाँ आ जाता, तो ये रिवर्स हो जाती है सिचुएशन। इधर हाई प्रेशर हो जाता है, इधर लो प्रेशर हो जाता है, तो ये विंड जो इधर चल रही होती है ये इधर चलने लगती है। तो फिर भैया साउथ वेस्ट मानसून बन नहीं पाता। पूरी चीज़ समझ में आ रही है, ज्योग्राफी का है ये बहुत अच्छा टॉपिक। तो इसमें क्या है ला नीना ने इस बार जो है आपका पीक नहीं हुआ। ठीक, जो ठंडा पानी था, और पीक होने का मतलब ये है कि उसके बाद हल्का हल्का इसको गर्म होना स्टार्ट होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं हुई। तो ये आपका इधर ही हवा चलती रही, और जो नॉर्थ साउथ जो एक वो होता है आपका मतलब कि अगर आप देखो विंटर्स में, तो ये आपका यहाँ पहुँच जाता है भारत के उत्तर में। ठीक, अगर उत्तर पश्चिमी जो है भारत है, वहाँ पर जो है ये पहुँच जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट जो प्रेशर बेल्ट है, ट्रॉपिक मतलब ऊपर उठ के, क्योंकि समर हो जाता है, समर इस समय। तो मेन चीज़ यही समझ लो कि उस समय क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी से जो गर्म हवाएं उठ के आती हैं मॉइस्चर के साथ में लेके, तो वो पानी यहाँ बरसाती हैं। ये ला नीना की वजह होने की वजह से ये नहीं आ पाई, और इसी की वजह से पानी नहीं बरसा, और इसी की वजह से हीट वेव्स आ रही हैं। अगर पूरी चीज़ ना भी समझ में आई तो आखिरी में अभी जो मैंने 10 सेकंड में बताया, ये चीज़ ध्यान रखना, यही चीज़ पूछी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और एल नीनो ला नीना, इन दोनों को मिला के एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ईस्टर्न प्रशांत महासागर है, यहाँ से आपका जो है ट्रेड विंड्स चल रही हैं, और इस समय जो है यहाँ पर तो बढ़िया रहता है मामला, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स, यहाँ पे मतलब वहीं हीट वीट हो जाती है, जैसे कि अभी भारत में चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ला नीना डिडंट पीक द सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक, और इसकी वजह से क्या हुआ है, कंटिन्यू टू कोल्ड, कोल्ड ही रहा, गर्म नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जो हॉट वेस्टर्ली विंड्स थी वो जो है भारत पर हीट वेव बरसा रही हैं लगातार। ठीक है, अगला टॉपिक बढ़िया बढ़िया टॉपिक आ जा रहे हैं, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। पल्सर ये बजाज पल्सर नहीं है, पल्सर एक तरीके का तारा होता है। ये तारा बड़ा प्यारा होता है। देखिए, ये न्यूट्रॉन स्टार होता है। ठीक, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है भाई साहब, जब कोई सुपरनोवा या फिर बहुत बड़ा जो तारा है वो ब्लास्ट हो जाए, तो उसका जो सबसे कोर वाला हिस्सा न्यूट्रॉन जैसे हो गया, तो वो बचता है, तो उसी को न्यूट्रॉन स्टार बताते हैं। लेकिन इसको कम समझना, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे वाली बात है। ये बहुत ही छोटा 15, 20, 30 किलोमीटर तक का ही होता है सिर्फ, सोचो। लेकिन इसका जो मास है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि छोटा है, मास ज़्यादा है, तो मतलब डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होती है। ये कहा जाता है कि ये जो है 15-30 मतलब इतना छोटा होने के बावजूद भी सन के भी कई गुना ज़्यादा इसके पास मास है। और ये बोलते हैं कि भाई साहब, एक चम्मच टी स्पून जो होता है, चाय का चम्मच, अगर आप इसका कुछ जो है उठा लो, जो इसकी मिट्टी है जो भी है, ठीक, तो वो 4 बिलियन टन के बराबर होगी।
ठीक, तो कहीं वहाँ चम्मच लेके ना पहुँच जाना। तो ये चीज़ें हैं, और ये जो है कई प्रकार के होते हैं। एक तो ये लाइट ऐसे फेंकता है, ठीक, दो इसमें जो है पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल तरीके मान सकते हो, ऐसे लाइट फेंकता रहता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्सर। अगर ये दो ऐसे लाइट ना फेंके भाई साहब, मान लो इस तरीके की लाइट ना फेंके, ये ऐसे करके जो है ये ऐसे, ठीक, ऐसे मैग्नेटिक वेव्स फेंके, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटार, ठीक, है न्यूट्रॉन स्टार ही, लेकिन अलग नाम है। और अगर ये दोनों पैटर्न बना रहा हो, ऐसे ऐसे करके भी बना रहा हो, और इसके पास जो है ऐसे करके ये आपका जो है ये भी है, और ये पैटर्न बना रहा हो, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटार प्लस पल्सर दोनों, ठीक। तो मैग्नेटार जो मैंने आपको बताया, ये दुनिया में अभी भारत मतलब अर्थ मतलब अर्थ पे जो है सिर्फ 30 ही ढूंढे जा पाए हैं, मतलब पूरे अंतरिक्ष में 30 ही देखे जा पाए हैं आपके मैग्नेटार्स। तो ये चीज़ है। और अभी क्यों न्यूज़ में भाई साहब, ये तो मैं बेसिक बता रहा था ताकि आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़े टफ टॉपिक होते हैं तो उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक, क्योंकि कई लोग जो है कल इसमें बता ही नहीं पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है खुद, तो वो क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पल्सर अभी कुछ चमकीला पदार्थ जो है देख रहे थे खगोलविद, उनको लग रहा था कि कोई दूसरी गैलेक्सी, जैसे हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, तो वैसी कोई गैलेक्सी है, लेकिन उनको फिर बाद में पता चला नहीं भैया, ये तो ब्राइटेस्ट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पल्सर है, ठीक, बहुत सबसे चमकीली अतिरिक्त गैलेक्टिक पल्सर। गैलेक्टिक पल्सर का मतलब समझते हो, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक मतलब हमारी गैलेक्सी के बाहर है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक। जैसे जुडिशियल किलिंग होती है कि मतलब कि भाई जुडिशियल ने कुछ बोला कि भैया फांसी दे दो, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलर, मतलब कि कोई न्याय वाय कुछ नहीं, किसी कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी ने नहीं बोला, और सीधे जो है किसी ने जाके जो है उसने उसको चाकू मारा, उन्होंने जाके उसके चाकू मार दिया, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा, तो उसके बाहर दायरे में। तो वैसे एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पल्सर है, तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, ये है लार्ज मेगालेनिक क्लाउड में, ठीक, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द मिल्की वे विद इन द, ये तो इसमें मेगालेनिक क्लाउड में है, और उसका नाम है PSR J0523-7125, इस पल्सर का जो नया भी ढूंढा गया है, 10 गुना ज़्यादा ब्राइटर है ये, ठीक। और ये देखिए, इसकी फोटो अब दिखाऊंगा तो और मजा आएगा आप लोग को, एकदम समझ में आने लगेगा। ये पल्सर है, सारे न्यूट्रॉन स्टार हैं तीनों ही, लेकिन पल्सर अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दो तरीके का आपका वो दो मतलब पोल बना के कर रहा है, ये अगर कर रहा है तो भाई साहब मैग्नेट। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो डिके होती रहती है, 3 तरीके के यहाँ पे जो है आपके देखे गए हैं पल्सर्स भी। मैग्नेटार मतलब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धीरे धीरे डिके होती रहती है। एक्रीशन पल्सर, ये अब इसकी जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक, वो इसका सोर्स होती है। और एक होती है वैसा इलेक्ट्रॉन, इतना ज़्यादा नहीं, जितना मैंने इतना बताया बस उतना ही समझ लीजिए, बाकी तो ठीक है, ठीक, मास इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो है आपका ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और बहुत तेज़ ये रोटेट करता है, बहुत तेज़ मतलब घूमता है, ये वाली पल्सर की एक खासियत है, फीचर है, ठीक। बाकी इसमें यहाँ पर ये बताया गया है जो मैं आपको बता रहा था कि सन से बहुत ज़्यादा 15-30 किलोमीटर का ही होता है, लेकिन सन के मास के 3 गुना ज़्यादा होता है, ठीक, ये चीज़ें है यहाँ पर, ठीक। तो ये तो इंपॉर्टेंट थोड़े से हैं, ये नहीं आते रोज रोज करंट अफेयर, इसलिए इसका टाइम लगता है। देखिए मेरा करंट अफेयर अगर आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक। और अगर तो आप लोग अगर अभी आपने ओपन किया नहीं देख पा रहे तो उसको जो है सेव लेटर कर लो, या फिर थोड़ा जब टाइम हो तब जरूर देखो, ठीक। नहीं तो वो आप क्या है कि कोई छोटी न्यूज़ को 15-20 मिनट खींच के जो है फोटो वोटो दिखा के कराते हैं, वो आप लोग बड़ा देखते हो, ये नहीं देखते हो जिसमें जो है 10 न्यूज़ आपको बढ़िया से 3-3 मिनट में पढ़ाई है। तो 30 मिनट जरूर है, लेकिन इसमें 10 न्यूज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इनको आप लोग समय दे के देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगला देखो बढ़िया टॉपिक आ गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक। अब क्या है न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंटरनेट को रेगुलेट करती है भारत में। इसकी एक टीम है सर्ट इन, जो कि साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखती है। सर्ट इन क्या है भाई साहब, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक। अब ये भैया साइबर सिक्योरिटी को वो करती है कि इंश्योर करती है कि इसमें कोई वो ना हो, वायलेशन ना हो। तो ये कुछ अपने जो है डायरेक्टिव्स भी निकालती रहती है। डायरेक्टिव्स को फॉलो कौन करेगा, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो VPN वाले हैं। VPN क्या होता है, जब ये वैसे ही है कि जैसे आप हर किसी जो कंप्यूटर के कई सारे जो है इंटरनेट क्या है, इंटर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अगर वैसे देखा है तो कई सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। हर कंप्यूटर का यूनिक कोड होता है, इसको हम लोग IP के नाम से जानते हैं। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हर यूनिक आइडेंटिटी। तो अगर आपके घर पे जो आप मतलब यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक। तो उसे पता चल सकता है अच्छा किस जगह पे कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है, कितने समय तक यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आपने वीपीएन यूज़ किया नेटवर्क, तो वीपीएन क्या करता है कि जो ये इतने सारे नेटवर्क जो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर्स, तो वो आपकी लोकेशन वो प्रॉक्सी बना देगा कई सारी, ठीक। आप इंडिया में बैठ के काम कर रहे हो लेकिन वो दिखाएगा कि आप स्पेन में हो। तो जो फाइनल सर्वर है जहाँ से डेटा रूट होके आता है, वहाँ पे जाने से पहले ही वो आपकी जो है लोकेशन को की प्रॉक्सी बनाकर किसी और, तो आपका आईपी एड्रेस भले ही हो तो मतलब एक तरीके चेंज कर, तो वहाँ से आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो ये वीपीएन नेटवर्क कई सारे टॉर और कई सारे आते हैं इस तरीके के, अनियन रूटर करके होता है, तो ये काम करते हैं। ये ठीक भी है, हमारी जो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू प्राइवेसी बना रहे, ठीक है। उसके जरिए इसका कई सारा मिसयूज भी होता है, समझ ही सकते हो, टेररिस्ट वाले भी लोकेशन अपनी छुपाते हैं, लेकिन ये होता है। और जो लोग जो मतलब हमारे आपके ऐसे जो मतलब सिविलियंस हैं या जो लोग ठीक ठाक आदमी लोग हैं, उनके लिए तो भाई साहब अपनी प्राइवेसी को बचाने का अधिकार उनके पास मौलिक अधिकार है। तो अब जो है ये प्रॉक्सी बनाकर यहाँ पे इन्होंने ये कहा है सर्टिन ने कि तुम लोगों को वीपीएन वालों को 50 दिन 5 साल तक 5 साल तक जो भी कस्टमर हैं तुम्हारे उनका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब भाई साहब वीपीएन की पूरा जो वो बेचते हैं वो इसी पे निर्धारित है कि भाई साहब हम अपने लोगों की जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जो भी वीपीएन यूज़ करते हैं तो उनकी लोकेशन छुपी रहे। अब तुम कह रहे हो कि भाई साहब 5 साल तक डेटा छुपा कर मतलब हमारे पास मेंटेन करके रखो, तब तो तुम कल को हमको बोलने लगो कि भैया लाओ, तो हमने तुम्हें दे दिया तो फिर हमारे पास लोग आएंगे क्यों, ठीक। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर बताई गई। तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट थे, आईपी एड्रेस क्या होता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। ये एक और आसान भाषा में बताऊं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वैसे ही है जैसे कॉलेज टाइम पे आप इस कॉलेज तो क्लास में नहीं जाते लेकिन अपने दोस्त से कहते थे कि तुम जो है अटेंडेंस के टाइम पे हाँ बोल देना, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। तो वैसे ही है, लोग तुम बैठे हो अपने घर पे लेकिन तुम्हें यहाँ से दिखाया जा रहा है कि तुम क्लास में हो, ठीक। तो वैसे ही तुम बैठे हो इंडिया में लेकिन दिखाया जा रहा है तुम साउथ अमेरिका में हो, फिर वो चेंज कर देगा, फिर वो दिखा देगा यूरोप में हो, तो तुम्हारी लोकेशन नहीं पता चलने देता है, ठीक। अब तो कुछ थोड़ा सा दिमाग में और पढ़ा है और फिर बाकी ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो अच्छा तरीका आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है सीएपीएफ पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन, रिहैब। अब इसमें देखो सिंपल चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत भाई साहब आते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक, आसाम राइफल्स। अब इसमें जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी जॉब करना चाहते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती हैं तो वहाँ पर वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि कोई ये जो सीएपीएफ के बंदे हैं वो लोग काम करें तो ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट वाली चीज़ है, वो ट्रस्टवर्दी होते भी हैं, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर वाली बात है। तो इसमें देखो क्या है कि मिनिस्टर जी ने ये कहा था, होम मिनिस्टर ने, कि सीएपीएफ पुनर्वास को जो है चालू करो वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड के थ्रू, ठीक। और इन लोग को जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें कुछ नौकरियां दिलवा दो, जो भी उनकी एक्सपर्टीज, जो लोग भी काम करना चाहते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं सीएपीएफ आसाम राइफल्स के, काम करना चाहते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज बताएं भाई साहब, अपनी लोकेशन बताएं। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि आप जो है ये सारी चीज़ें बताओगे वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड को, ठीक। वो क्या करेगा कि ये सारा डेटा जो है वो लिंक कर देगा पसारा के साथ। पसारा क्या है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उनका भी एक पोर्टल बना हुआ है, ठीक, कि वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या, ये है जॉब गिवर है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वाले हैं जॉब गिवर हैं। और जॉब यहाँ पे सीकर कौन है भाई साहब, जो ये सीएपीएफ वाले बंदे हैं, उनका पुनर्वास करना है तो ये स्कीम है। तो वो लोग, उनका डेटा जब लिंक हो जाएगा तो जॉब सीकर और जॉब जो गिवर है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये बताएंगे अगर मान लो इनको लखनऊ में ज़रूरत है और कोई यहाँ पे मिल गया जो एक्सपर्टीज़ भी मैच कर रहा है और लखनऊ लोकेशन मैच कर रहा है, तो ये लोग इनको वहाँ पे रख लेंगे भाई साहब लखनऊ में। समझ में, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी समझ में आपको, मतलब देखा होगा आपने सोसाइटीज़ में कई सारे जैसे G4 हो गया, ठीक है ना। एक जगह मैंने देखा था एस नाम से भी भाई साहब एक सिक्योरिटी थी, एस मतलब गधा भी होता है, ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर सीएपीएफ और ये जॉब प्रोवाइडर दोनों एक ही उस पे आ जाएंगे, पीएसए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स इसमें फैसिलिटेट कर रहा है जो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको लिए, ठीक। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी संबंधित पेंगोलिन। पेंगोलिन चींटीखोर होता है, सीधी सी बात करूं, ये इसकी पिक्चर है। इसके ऊपर जो ये स्केल्स देख रहे हो ना, ये स्केल्स, ये अकेला दुनिया का ऐसा स्तनधारी है, मैमल है
जो जिसके पास में ये केराटिन स्केल्स होते हैं। केराटिन वही प्रोटीन है जो हमारे बालों में होता है, ठीक, जो गेंडे के नाक पे जो सींग होती है, वन हॉर्न होता है, वो भी केराटिन का ही बना होता है, ये भी केराटिन का ही बना है, और हमारे बाल भी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि भाई साहब इसका एक तो बहुत ही क्यूट सा होता है ये, ठीक, तो इसी क्यूटनेस की वजह से इसको जो है पोचिंग और जो है स्मगलिंग बहुत होती है। जैसे इसके पास जाओगे ये घूम के ऐसे बॉल सा बन जाता है, तो आसानी से जो पोचर्स होते हैं उठाते हैं, जेब में रखते हैं, चल देते हैं, ठीक। अब ये जो है भाई साहब इसको ये लुप्त प्राय हो गया है, स्तन जो है इंडेंजर्ड मैमल हो गया है। तो अब इसको जो है सुरक्षित रखने के लिए कई सारे काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इसको रेस्क्यू किया गया, फिर इसको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर में, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल भाई साहब इसको खाना दे रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, एक गड्ढा इसने अपना खोद दिया है, उसी में रह रहा है, ठीक, बड़ा मतलब खाना नहीं खा रहा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब भाई चींटीखोर है, केराटिन जो है, जो इसका ये आपने स्किल्स देखे, ये अकेला स्तन पाई है जिसके पास में ये होते हैं, ठीक, केराटिन स्किल्स। 8 इसकी प्रजातियां हैं जो कि अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं, 2 ही कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इंडिया एशिया वाले में आ गई, ठीक, बाकी सब दे रखा है। प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स होते हैं, ठीक, जो कि इसकी स्किन को कवर करके रखते हैं, और ये बॉल की तरह गेंद बन जाता है, इसको उठा के चले जाते हैं। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित सेडिशन। सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह जो है सेक्शन 124 के 24A जो है आपका, उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि भाई साहब आईपीसी की धारा होगी ये 124A, कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार कंफर्म करके बताइएगा, ठीक। तो 124A जो है आपका राजद्रोह संबंधित है। अभी कई सारे जर्नलिस्ट पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये राजद्रोह का उपयोग जो है केंद्रीय गवर्नमेंट मतलब सही से नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, किसी को भी जो है इसके अंतर्गत जो है अपना ब्लेटेंट पावर दिखा के उसको, लोग की आवाज़ को दबा रही है, ठीक, लोग के जीवन जो राइट टू लाइफ है उसको दबा रही है। जर्नलिस्ट का ये कहना था कि जब यहाँ पे केंद्र ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब जर्नलिस्ट पहुंचे तो हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 1962 में केदारनाथ केस आया था, उसमें ये कहा गया था कि 124A सेडिशन जो है बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी जो है चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बस हाँ, अगर आप इसको लगाना चाहते हो सेडिशन के को, तो आप तभी लगाओ जब बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हो रहा हो, वायलेंस हो रहा हो, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा हो, तब लगाओ, ठीक। तो केंद्र ने कहा कि भाई इन जर्नलिस्ट लोग को ये चीज़ बताओ कि ऑलरेडी इस पे फैसला केदारनाथ 1962 में आ चुका है, जिसमें कि 124A को उन्होंने कहा था कि रिकंसिडर या फिर देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है, सेडिशन लॉ जो है बिल्कुल ठीक है। तो जर्नलिस्ट महोदय ने कहा देखो भैया ऐसा है केंद्र कि यहाँ पर जो तुम बात कर रहे हो, केदारनाथ केस में सिर्फ एक पहलू बात हुई थी, आर्टिकल 19(1) पे बात हुई थी, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बात हुई थी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात हुई थी। वहाँ पे बात आर्टिकल 21 की नहीं हुई थी, यानी कि राइट टू लाइफ की बात नहीं हुई थी। वहाँ पे आर्टिकल 14 पे बात नहीं हुई थी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी पे बात नहीं हुई थी। हम ये चाहते हैं कि अब जो 1962 केदारनाथ केस में खाली एक पहलू बात हुई थी, इन 2 पहलू पे भी डिसीजन हो, ठीक। तो दोनों लोग आपने तर्क समझ लिया, क्या यहाँ पर चीज़ है सेडिशन, वो समझ लिया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अभी सब जुडिस मामला, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। ये पूरी चीज़ एक बार इसको पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पहली बार उन्होंने डीप कंसर्न यहाँ पे शो किया है। सेक्रेटरी जनरल भाई साहब कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो वही कह रहे हैं शांतिपूर्ण समाधान ढूंढिए। और 24 फरवरी को जो है यहाँ पे रशिया ने इन्वेजन किया था, और अभी जो है यहाँ पर एक यूनानिमस यानी सर्वसम्मति से एक स्टेटमेंट निकाला गया यूएनएससी के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, यानी कि 15 मेंबर सब एक ही बात बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी वर्ल्ड वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का यूज ही नहीं किया। सर्वसम्मति है लेकिन अभी तक तुम शब्द जो है वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का यूज ही नहीं कर पा रहे। अब इसका एक कारण ये भी है कि रशिया जो है वो परमानेंट 5 का मेंबर है यूएनएससी में। अगर ये वर्ड और कॉन्फ्लिक्ट शब्द का उपयोग होगा तो वो वीटो कर देगा, तो ये स्टेटमेंट प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता। इन सब ने यही कहा कि भाई साहब यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है उसका सम्मान करो, पीसफुल मीन्स के जरिए इसको डिस्प्यूट को निपटाओ, खत्म करो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ड्यू कोर्स में स्टेटमेंट को अडॉप्ट कर ले, ठीक। अडॉप्ट होता है अभी जो है नॉर्वे और मैक्सिको कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जिस स्टेटमेंट को अडॉप्ट करेगा तो और ज़्यादा
उससे जो है रशिया को रोकने की कोशिश की जाएगी। इंडिया ने भी जो किलिंग्स हुई हैं, बुक्का में रेप चल रहे हैं, बहुत ही भयंकर बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि देखो वॉर में कोई जीतता नहीं है, बात आपको बता दें। मुझे लगता है कि वॉर में जो जीतता भी है वो जीत के भी हार जाता है, तो वो एंटी बाजीगर टाइप का हुआ। तो ये मतलब वॉर में किसी की जीत नहीं होती है, हार होती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है जनता की। ठीक, तो ये चीज़ समझना चाहिए, वॉर इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीवन। फिर से बोलूँगा, बीपीएससी में जो हुआ वो गलत है। हमें थोड़ा सा छात्रों को अपनी एक आवाज़ को इतना बुलंद करके रखना है कम से कम कि हम कोई सड़क पर नहीं उतरना चाहते, हम कोई ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई हथियार उठाएं। डेमोक्रेटिक सेटअप में हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कह सकें और बातों से ये लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम एक नहीं, इसीलिए जो है ये धांधलियाँ, ये सारे करप्शन चल रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, छात्र का जो है समाधान, छात्रों की जो है अधिकारों का सम्मान किसी सरकार ने किया नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि हम उनको लगता है कि यार ये लोग तो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार है तो कोई किसी लायक नहीं है, तो इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, टाइम हैज़ चेंज्ड। ठीक, और जो है बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि हमारे मतलब का हमें रोजगार नहीं मिल रहा, ये भी एक बड़ी बात है। और जो जिसके लिए आप रोजगार देने की बात करो, आप वो रोजगार वाला जो है एग्जाम ही सही से नहीं करा पा रहे हो, ये शर्मनाक बात है। ठीक, 5 बार, मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 बार ये एग्जाम टला। उसके बाद जब हो रहा था तो पूरी व्यवस्था की गई थी धांधलीबाजों वालों का जो है सिलेक्शन हो जाए। मैं तो कहता हूँ ये अच्छा हुआ कि ये सामने आ गया, कि जिनका ये जो गड़बड़ झाला हो रहा था ये खुल गया। मुझे लगता है किसी सिस्टम के अंदर के ही व्यक्ति ने विसल ब्लोअर बन गया और उसने जो है ये पेपर पहले लीक कर दिया, किसी के ना होने देंगे, खराब काम तो नहीं होने देंगे, वही हुआ है। ठीक, तो देखते हैं अब इस पर क्या जांच होती है, लेकिन यही है कि अपनी आवाज़ को मजबूत करिए, थोड़ा सा वोकल रहिए। ठीक, वोकल फॉर लोकल अगर कर सकते हो तो वोकल फॉर जो है अपने राइट्स के लिए भी कर सकते हो आप। ठीक, तो ये वॉर करना है, वॉर मतलब VOR। ठीक, वोकल फॉर राइट्स, वोकल ऑन राइट्स, या वोकल VFR कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें, चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।